हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कितने वंश का उदय हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत के समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, उस समय कौन कौन सा मुद्रा चलाया गया था, कौन कौन से शासक ने कौन कौन सा मुद्रा चलाया गया था। तो इन सारे उलझे पुलझे सवाल का जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, उन सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी बात कि रोज़ क्लास का पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था। तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम लोग चंद्रमा का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा का देवता कहते हैं। अच्छा, इसका बचपन का नाम पूछे क्या था, तो आपको बताना बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन, क्योंकि यह पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ था और बद्र हम लोग पूर्णिमा को कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या था? बदरुद्दीन नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक पूछेगा किसका गुलाम था, तो यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। चलिए हम लोग अब डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए डिस्कशन कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 तक। गुलाम वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने नियुक्त किया था। अच्छा, इसको शासक कौन बनाया था? मोहम्मद गोरी ने। इसका गुलाम था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यह मोहम्मद गोरी के काफ़ी करीब हो गया और अपनी पुत्री का शादी करवा दिया और इनके साथ में क्या हुआ कि इनको राजा बना दिया। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। पूछेगा कि गुलाम वंश दिल्ली की सत्ता में कब से कब तक राज किया, तो 1206 से 1290 तक शासन किया। इस वंश का शासक स्थापक गुलाम यानी दास थे, न कि राजा, इसलिए इस वंश को मामूलक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामूलक वंश भी कहा जाता है, या इसी को हम लोग दास वंश कहते हैं। आपको याद रखना है, नहीं तो गुलाम वंश तो आप तो जान भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है इल्तुतमिश। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश। अच्छा, इल्तुतमिश को हम लोग कहते हैं गुंबदों का पिता। क्या कहते हैं? गुंबदों का पिता इल्तुतमिश को कहते हैं। अगर इल्तुतमिश के बारे में अगर जाने तो फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश का प्रमाण पत्र इल्हत प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करते हुए उसके द्वारा विजित प्रदेशों को उसके शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश के शासनकाल 1206 से 1230 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? 1206 से 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा। अच्छा, इल्तुतमिश को हम लोग क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम पूछेगा किसको कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहते हैं। और इल्तुतमिश के समय में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत आया था? तो आपको बताना चंगेज खां भारत आया था। कौन आया था? चंगेज खां। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चंगेज खां का वास्तविक नाम पूछे क्या है, तो तेमुचिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर भारत में सिक्का पूछ रहा है कि चांदी का सिक्का चलाया था, जिसको हम लोग टंका कहते थे। क्या कहते थे? टंका। अच्छा, टंका के साथ साथ आपको याद रखना है जीतल। क्या याद रखना है? टंका और जीतल नामक कहेगा सिक्का को कौन चलाया था, तो टंका और जीतल नामक सिक्का को चलाया था इल्तुतमिश ने। कौन चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। जो जीतल था, जीतल वह तांबा का था। जीतल किसका था? तांबा का था। लेकिन जो टंका था, टंका जो था, टंका चांदी का था। चांदी का सिक्का था। टंका किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक टंका बराबर कितना होता है, तो दोस्तों एक टंका बराबर होता है 48 जीतल। कितना होता है? 48 जीतल होता है। एक टंका बराबर 48 जीतल होता है। अच्छा, सिक्का का वजन पूछेगा हम लोग किस में मापते हैं, तो ग्रेन में। क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्का का वजन, ऑप्शन में ग्राम था, ग्रेन था। विद्यार्थी लोग इतना होशियार था, कहा कि ग्रेन। इसको तो क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। वो कहा कि ग्रेन थोड़ी होगा, ग्राम होगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही था
उसका ऑप्शन। तो सिक्का का वजन हम लोग किस में मापते हैं, ग्रेन में मापते हैं। आजकल क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई हो गया है, इसलिए आपको हाई तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए, उसी ने चांदी का टंका, हाँ, जो चांदी का सिक्का चलाया उसका क्या नाम था, टंका नाम था। और जो तांबे का सिक्का चलाया उसका क्या नाम था, जीतल को प्रचलित किया, जिस पर खलीफा का नाम अंकित होता था। पूछेगा इस सिक्के पर किसका नाम अंकित होता था, खलीफा का नाम होता था। इससे पहले सोने के सिक्के पर नागरी लिपि और हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौगान घोड़सवार अंकित होते थे। चांदी का टंका 175 ग्राम का होता था। क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी का टंका कितने ग्राम का होता था, तो 175 ग्राम का होता था। एक टंका बराबर कितना बताया मैंने, 48 जीतल होता है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, आप लोग कमेंट में हमको बताइए कि शीशे का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था। शीशे का सिक्का फटाफट आप लोग कमेंट में छाप दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था जलोदर रोग के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था, जलोदर रोग के कारण हुआ था। तो नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हुआ था जलोदर रोग के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुआ था। तो ऑप्शन डी को जब हम देखते हैं तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है चौगान पोलो, या चौगान बोले या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलो। खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात इनकी हत्या हो गई थी। तो जो घोड़ा से गिर कर गया, कहा जाता है कि यह घोड़ा मामूली घोड़ा नहीं था, यह घोड़ा महाराजा रंजीत सिंह का घोड़ा था। किसका था, महाराजा रंजीत सिंह का घोड़ा था। और इस घोड़ा का नाम था बादल। क्या नाम था, बादल नाम था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब रंजीत सिंह को जब बंदी बना लिया, उनका सर को काट करके कहा था पोलो खेलने के लिए, तो स्वामी भक्त घोड़ा ने उसको क्या कर दिया, गिरा करके उनके छाती पर कई वार किया, जिनके बाद में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मारा गया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, यहाँ देख लीजिए पहले इसका डिस्कशन क्या कहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसका राज्य अभिषेक 1206 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक कब हुआ था, 1206 ईस्वी में। इसकी मृत्यु पूछेगा कब हुआ, 1210 ईस्वी में। कैसे हुआ तो बताना, पोलो या चौगान खेलते समय हुआ था। किस घोड़े से गिरने के कारण, किस कारण से हुआ, किस वजह से हुआ, घोड़े से गिरने के कारण हुआ। पूछेगा इसे कहाँ दफनाया गया, तो इसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, दिल्ली का पूछेगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपह एवं सलाहकार की उपाधि को धारण किया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिपह सलाहकार का उपाधि क्वेश्चन पूछेगा कौन किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अच्छा, ये बच्चा जो था दोस्तों, बचपन में यह कुरान बहुत अच्छा पढ़ता था, इसलिए इसका बचपन का नाम क्या था, कुरान खा भी नाम था। क्या नाम था, कुरान खा नाम था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा सत्य कथन है। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सत्य कथन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताइए यहाँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक एक। खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। हाँ, और ये भी हाँ, ये बिल्कुल सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा। हाँ, ये भी बात सही है। और ऐबक ने अपने नाम के कई सिक्के जारी किए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये भी बात सही है। फिर उसके बाद में है, राजरोहन के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। हाँ, ये भी बात सही है। तो हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है। अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, पहले इसका डिस्कशन को देखते हैं। खोखर को परास्त कर जब गजनी वापस जा रहा था, उसने भारत में ही जीते हुए प्रदेशों को प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया था। कौन, मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी जब खोखर को हरा करके जब वो गजनी जा रहा था, तो सारा अपना राजपाट किसको सौंप दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का हत्या कौन कर देता है, यही खोखर जाति करता है। क्वेश्चन पूछा गया भैया, मोहम्मद गोरी का हत्या कौन किया था, खोखर जाति, याद रखिएगा। भारत में अपने जीते हुए प्रदेश का प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा, 25 जून 1206 को। अपने शासनकाल के दौरान ऐबक ने कई सिक्के जारी किया। राज्य रोहन के समय
ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की। तो ये याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की कोई भी सुल्तान का पद नहीं ग्रहण किया। नेक्स्ट है, राजिया बेगम को सत्तायुक्त करने, गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? तो राजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? वो हाथ था तुर्कों का हाथ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राजिया बेगम दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासक थी, आपको ये बात याद रखना है। चलिए इसका डिस्कशन को पढ़ते हैं। राजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी जो तुर्कों की सहायता से 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने दरबार में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करते हुए गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त किया, जिससे अमीर तुर्कों ने अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः उसे सत्ता से हटा दिया गया। 1240 में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दिया जाता है हिंदू डाकू की सहायता से। इसका भाई ही डाकू लगवा देता है इसके पीछे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? गलत खोजना है हमें। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। उसने तुर्कान ए चढ़ानी का प्रभाव को समाप्त किया, हाँ तुर्कान ए चलगानी क्या था? ये 40 तुर्की अमीर का एक समूह था, जिसको कौन बनाया था? इसको बनाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने, लेकिन इस 40 को मार कर ख़त्म कर करके ख़त्म कौन किया? बलबन ने किया था। इसलिए बलबन को कहा जाता है कि यह लाशों की सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा। तो लाश की सीढ़ी बनाकर कौन गद्दी पर बैठा? बलबन ने। तो ये 40 को जो शामिल था, इन सब को समाप्त कर दिया कौन? बलबन। तो उसने तुर्कान ए चलगानी का प्रभाव को समाप्त कर दिया, ये भी बात सही है। इसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया, ये हाँ इस नहीं इक्तादारी ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर उसने खुदाई इसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है? यही सही नहीं है, इक्तादारी व्यवस्था। तो इक्तादारी व्यवस्था किससे संबंधित है? चलिए यहाँ डिस्कशन हम लोग देखते हैं। यद्यपि भारत में इक्ता प्रणाली को मोहम्मद गोरी ने प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली को कौन भारत में फेमस किया था? तो मोहम्मद गोरी ने किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों सही था, लेकिन गलत हमको खोजने के लिए कह रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होता? राइट होता। परंतु इसको व्यवस्थित रूप से भारत में चलाने का कार्य पूछेगा कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इक्तादार था जिसे झांसी की इक्तादारी प्रदान की गई थी। इक्तादार का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्षों का होता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्तादार का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? तो आपको बताना है कि 3 वर्ष का होता है। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलबन गद्दी पर कब बैठा? दिल्ली का शासक कब बना? तो 1266 ईस्वी में गद्दी पर यह बैठा और 1288 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। 66 में बैठा और 88 तक इन्होंने दिल्ली पर राज किया। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, रक्त एवं लौह का नीति को अपनाया। ये भी बात आपको याद रखना है। रक्त एवं लौह का नीति पूछेगा कि किस शासक ने अपनाया? तो बलबन ने। यह ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन कराया, जैसे नवरोज उत्सव, ये सब का क्या करवा दिया? प्रचलन करवाया था। ये शरिया को मानता था। आपको ये बात याद रखना है। बलबन का एक स्टेटमेंट है कि मैं जब भी किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरे नारे में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और मेरी तलवार चीख चीख के कहता है कि इस गरीब का गर्दन उड़ा दूं। क्वेश्चन पूछेगा कि यह कथन किसका है? तो गयासुद्दीन बलबन का है। बलबन का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो गयासुद्दीन नाम था। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रक्त और लौह का नीति कौन अपनाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीरों व विद्रोहियों को का कठोरता का दमन किया। उसने राजस्व के विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि है। इन्होंने कहा कि जो राजा है वो पृथ्वी पर भगवान या ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है। नियामत ए खुदाई तथा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों दूसरा सिकंदर हम लोग क्या किसे कहते हैं? द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी या जनता का चरवाहा या युगों का विजेता
ये सब नाम किसका है? तो ये सब नाम है अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। अलाउद्दीन खिलजी का कौन-कौन नाम हो गया? युगों का विजेता, दूसरा सिकंदर, सिकंदर-ए-सानी, ये सब नाम किसका है? तो अलाउद्दीन खिलजी का है। तो किसको द्वितीय सिकंदर हम लोग कहते हैं? अलाउद्दीन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर घोषित किया। तो द्वितीय सिकंदर का उपाधि कौन धारण किया था? यही अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था, उसकी मंशा सिकंदर की तरह था। उसका शासनकाल में 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा। इनका शासनकाल पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का कब से कब तक रहा था? 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। दक्षिण में कहाँ तक? मदुरई। अच्छा, मदुरई को हम लोग कहते हैं त्योहारों की नगरी। क्या कहते हैं? त्योहारों की नगरी, आपको याद रखना है। और मदुरई तक साम्राज्य का विस्तार कौन कर लिया था? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत 3 बातों पर आधारित था। पहला, निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद, धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो दरअसल मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा-सा सुन लीजिए, क्योंकि कहानी आपको याद क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा, और कहानी याद रहेगा तो रटना नहीं पड़ेगा। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है कि बाजार अधिनियम नीति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी के समय में चाहे सुई से भी छोटा या सुई से भी बड़ा, सुई से छोटा या सुई से भी बड़ा प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होता था? समान होता था। इन्होंने महँगाई रोकने के लिए, और इसका दरबार में जो छोटा-छोटा बच्चा होता था, उनको कहता था कि जाइए आप टैक्स कलेक्ट करके लाइए। तो जो दुकानदार के पास में ये छोटा-छोटा बच्चा जाता था, तो वो कम तौलता था। क्या करता था? कम तौलता था। बच्चा देख कर के कम तौल दिया, आधा किलो चीनी के जगह पे 100 ग्राम कम में तौल दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह नियम लगाया कि आज के बाद जो दुकानदार जितना कम तौलेगा, उसका क्या करना है? उतना ग्राम मांस काट कर के ले कर के आना है। तो यही क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली। अच्छा, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, या पूछेगा घोड़े पर दागने की प्रथा। क्या पूछेगा? घोड़े पर दागने की प्रथा, या पूछेगा घोड़े पर दागने, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, सैनिकों का नियमित रूप से वेतन, ये सब कार्य किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सैनिक को पहली बार हुलिया रजिस्टर कर दिया, घोड़े पर दागने की प्रथा, ये सब का शुरुआत कौन कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए हम लोग अकबर का पूर्वगामी, इसको क्या कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी का एक नाम और है, अकबर का पूर्वगामी भी हम लोग कहते हैं। चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जाने, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम, जिसको हम लोग बाजार नियंत्रण, अभी भी मैंने आपको बताया, चाहे सुई से छोटा चाहे सुई से भी बड़ा, नीति अपने प्रमुख सैनिकों को रख-रखाव के लिए प्रारंभ की थी। मैंने बताया था अभी जस्ट इसके बारे में, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल व केंद्रीकृत सेना रखना संभव हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाज़ारों की स्थापना की। अच्छा, अनाज के बाज़ार, हाँ, प्रथम था अनाज के बाज़ार, दूसरा था कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाज़ार, जिसे सराय-ए-अदल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कपड़ा और अन्य चीज़ का जो बाज़ार था, उसको क्या कहा जाता था? सराय-ए-अदल कहा जाता था। तृतीय घोड़े और मवेशियों और गुलामों का बाज़ार था, इसके समय में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, उस समय देवगिरी का शासक कौन था? वो था रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी, यानी 1307 ईस्वी में, देवगिरी कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में और होयसल कहाँ पड़ता है? होयसल में कब? 1311 ईस्वी का अभियान चलाया था। उसने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराया था? देवगिरी के किस राजा को हराया था? तो रामचंद्र देव को हराया था। राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से करवा दिया, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख टंका एवं स्वर्ण छत्र एवं रायन की उपाधि प्रदान किया था। ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको
वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इतिहास की दुनिया 99 ITIHAS, इतिहास KIDUNIYA, इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको मलिक कफूर के बारे में बताता हूँ। मलिक गफूर जो था दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन था? सेनापति था। और यह जो था हिंदू जाति का हिजड़ा था। कौन था? आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, उसमें मलिक गफूर का रोल आपको तो याद होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम लोग सनकी सुल्तान किस नाम से जानते हैं? सनकी सुल्तान, पागल बादशाह, पागल बादशाह, स्वपनशील बादशाह, स्वपनशील बादशाह, रक्त पिपासु सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, और हाँ, विद्वान मूर्ख, विद्वान मूर्ख। तो इतने सारे नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन इन्होंने इसका नसीब ही ख़राब था। इन्होंने जो भी काम किया आज तक कभी सफल नहीं हो पाया। तो इन्होंने क्या-क्या सब काम किया था, तो एक लाइन से आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है? मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था, इन्होंने दोआब कर में क्या कर दिया था? वृद्धि कर दिया था। तो सबसे पहले दोआब कर में, इन तीनों में सबसे पहले कौन? दोआब कर हो जाएगा। फिर उसके बाद में इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। आपको पता है इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दिल्ली से अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था, आपको पता है। तो 1-3 क्या हो जाएगा? 1-3। फिर उसके बाद में इन्होंने सांकेतिक मुद्रा, संकेत के रूप में मुद्रा को दिखाया। सांकेतिक तो समझ ही रहे हैं। फिर खुरासान अभियान, तो यानी 1-3-2-4, 1-3-2 हाँ 1-3-2-4। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 1-3-2-4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए इनका कुछ डेट यहाँ देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। दोआब कर में इन्होंने वृद्धि कब किया था? 1325 ईस्वी में। कब किया था? 1325 ईस्वी में। अच्छा, दोआब क्या होता है? दोआब हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि ये कोई नदी हुआ, क्या हुआ? ये नदी है, ये मान लेते हैं नदी है, ठीक है। तो नदियों के बीच की भूमि, नदी यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई ये बीच वाला जो जग यहाँ पर नदी के इधर, ये नदी था, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, तो ये बीच में जो जगह होगा, तो यहाँ पर जो खेती-बाड़ी जो होगा, तो यही जगह क्या कहेगा? दोआब कहलाएगा। यानी नदियों के बीच के भूमि को, 2 नदियों के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो दोआब आप समझ गए हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब कर में वृद्धि, ये किसकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किसका नकल किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी को देखकर किया था, कि अलाउद्दीन खिलजी भी पहले दोआब कर में वृद्धि कर चुका था। आपको ये बात याद रखना है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का नकल किया, लेकिन देखिए इसका किस्मत, कहा जाता है कि जब इन्होंने दोआब कर में वृद्धि किया, तो गंगा यमुना नदी ही सूख गई। इसलिए इसको कहा जाता है असफलताओं का बादशाह। क्या कहा जाता है? असफलताओं का बादशाह, विद्वान मूर्ख, स्वपनशील बादशाह, रक्त पिपासु सुल्तान। ये सब नाम किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। चलिए यहाँ राजधानी परिवर्तन पूछेगा, इन्होंने कब किया था? 1326 ईस्वी में। कहाँ ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया? 1329 ईस्वी में। खुरासान अभियान 1330 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनाया था? अच्छा, खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल, हाँ सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार, ये कौन बनाया था? ये बनाया था, कौन बनाया था? अलाउद्दीन, ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दूसरा सल्तनत युग का अकबर। क्या कहते हैं? सल्तनत युग का अकबर। सल्तनत युग का अकबर पूछेगा, किसको कहते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक को हम लोग कहते हैं। तो फिरोज शाह के तुगलक के बारे में अगर हम जाने, तो फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात पूछेगा क्या था? तो यह दीवान ए खैरात जो था, असहाय गरीब को दान करने के वाला भूमि था।
तो आपको याद रखना है। और चलिए यहाँ हम लोग इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? तो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों का ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसके काल में दीवान ए खैरात, जो असहाय व गरीबों की मदद करने के लिए बनाया गया था। दीवान, फिर उसके बाद में दीवान ए बंदगान, यह दास विभाग था। क्या था? दास विभाग था। फिर दारुल सफ़ा, यह सरकारी अस्पताल था इसके काल में। दफ्तर ए रोजगार की इन्होंने स्थापना किया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में यानी FST के दरबार में 1,80,000, कितना? 1,80,000 दास था। कितना था? और 1,80,000 इनका हाथ पैर दबाने वाला दास था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। अब सोचिए क्या होता जब ये लोग 1,80,000 लोग हाथ दबाता, पैर दबाता, मौका मिलते गला दबा देता, तो कैसा होता मंजर? आज ये वंश हमको नहीं पढ़ना होता। चलिए फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन? दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वैसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? अगर जजिया कर की अगर बात किया जाए तो मैं आपको जजिया से अगर परिचय कराऊं तो सबसे पहले जजिया जानिए कि यह कर किससे लिया जाता था। यह कर जो था हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। किससे? हिंदू से। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो हिंदू को जिम्मी कहता था। क्या कहता था? जिम्मी। अगर ऑप्शन में हिंदू ना दिखे तो आपको क्या लगाना है? जिम्मी लगाना है। क्या लगाना है? जिम्मी लगाना है। अच्छा, जजिया कर को सर्वप्रथम पूछेगा कौन लाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम लाया था। कौन लाया था? मोहम्मद बिन कासिम लाया था। और मुगल काल में जजिया कर जो है अकबर ने समाप्त कर दिया था। कौन समाप्त कर दिया? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जब अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया तो उसके बाद जो शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब हुआ, आपको पता है, जिसको हम लोग जिंदा पीर कहते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब भी क्या किया? जजिया कर को पुनः लगवा दिया। जजिया कर को पुनः लगवा दिया और जजिया कर टैक्स लेने लगा। तो जजिया, हाँ, जजिया का टैक्स किससे लिया जाता था? तो वो हिंदुओं से लिया जाता था। और कहा गया कि वैसा व्यक्ति जो ब्राह्मण होगा, यह टैक्स कौन नहीं पे करता था? ब्राह्मण नहीं पे करेगा। जो अपंग होगा, जो अपंग होगा, ये सब व्यक्ति क्या करेगा? इस कर को पे नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। पूछेगा वो कौन सा सुल्तान था? तो आपको क्या बताना है? फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मण से जजिया कर लिया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये ब्राह्मण अपंग को भी ये नहीं छोड़ा। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं कर को चुकाने का निर्णय लिया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान भी कहा जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट अगला है, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो मोरक्को से आया था। यहाँ देखते हैं, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वह अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किस देश के निवासी था? आपको बताना है अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। इसका पुस्तक का नाम पूछेगा क्या है? तो रेहला। क्या है? इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का पूछेगा कि गुरु कौन था? तो आपको बताना है शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या बताना है? शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है भैया? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और यही शेख निजामुद्दीन औलिया है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था, खिलजी मेरे घर में 10 दरवाज़ा, अगर तुम एक दरवाज़ा से आक्रमण करोगे तो मैं दूसरे दरवाज़ा से
बाहर निकल जाऊँगा। अगर तुम एक दरवाज़ा से आओगे तो मैं दूसरे दरवाज़ा से बाहर चला जाऊँगा। और इसका एक और स्टेटमेंट याद रखिए दोस्तों, पूछा गया है हुजूर हुनूज दिल्ली दुरस्त, हुनूज दिल्ली दुरस्त पूछेगा, दिल्ली अभी दूर है। ये भी स्टेटमेंट किसका है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया किसका गुरु था? मोहम्मद बिन तुगलक। और एक व्यक्ति याद रख लीजिएगा, आमिर खुसरो, जिसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो मैंने आपको बताया कि यह जो था नसीब का मारा था। इसके पास में सब कुछ था। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था। हाँ, दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित था। और लेकिन वो कभी भी कोई काम सफल नीति के तहत नहीं किया, इसलिए उसको कहा जाता था विद्वान मूर्ख। क्या कहा जाता था? विद्वान मूर्ख, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान। याद कीजिए, ये सब नाम मैंने आपको बताया था। सपनशील बादशाह। चलिए, तो विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने दिल्ली में 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। अरबी और फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। नेक्स्ट है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होता था। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर आधारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा अभियान चलाया था? आपको बताना, खुरासान अभियान। क्या बताना है? खुरासान अभियान। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का पूछेगा मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु दोस्तों हुआ था सिंध के थट्टा में। कहाँ हुआ था? सिंध के थट्टा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किसे दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया? अंतःकारी विरोधों का मिश्रण पूछेगा, किसको कहता है? इसका पूरा नाम है अंतःकारी विरोधों का मिश्रण पूछेगा, तो किसको कहते हैं? तो आपको बता, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण, अंतः विरोधों का मिश्रण बताया है। या ऐसे भी रहेगा लिखल तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियाँ सैद्धांतिक होती थी, न कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सन 1329 से 30 में मध्य तांबे के सिक्के के रूप में प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई? अच्छा, तांबे के सिक्के के रूप में प्रतीकात्मक मुद्रा पूछेगा कि कौन चलाया था? तो वो चलाया था, कौन चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी में मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे का प्रतीकात्मक मुद्रा को प्रचलन में लाया। परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा तुगलक ने मंगोल शासक कुबलई खान से ली थी। आपको ये बात याद रखना है। इन्होंने किससे ली थी यह प्रेरणा? कुबलई खान से लिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है। तो दौलताबाद कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दौलताबाद कहाँ है? औरंगाबाद में। दिल्ली सल्तनत में पूछेगा वो कौन सा शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया था, बदला था, स्थानांतरित किया था? तो आपको क्या बताना है? मोहम्मद बिन तुगलक। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोग कहानी को सुन लीजिए, क्योंकि कहानी सुनने से आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन याद हो जाता है। तो इन्होंने कहा जाता है इसके काल में जब क्या हुआ था कि इसके काल में अकाल पड़ गया था। जब अकाल पड़ गया था तो इन्होंने अपने सारे सैनिकों को बोला कि हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, फ़ौरन दिल्ली को छोड़ करके हम लोग कहाँ चलते हैं? देवगिरी। अच्छा, ऑप्शन में अगर अपने राजधानी पूछेगा कि दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी। कहाँ ले गया था? देवगिरी। अगर औरंगाबाद नहीं रहेगा तो क्या रहता है? देवगिरी रहता है या दौलताबाद रहता है ऑप्शन में। तो दौलताबाद का ही दूसरा नाम क्या है? देवगिरी। ये आप देख लीजिएगा, ठीक। तो कहा कि हम लोग अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, हम लोग कहाँ चलेंगे? दौलताबाद या देवगिरी चलेंगे। तो सारे सैनिक को आज्ञा दिया, सब ने कहा कि चलो ठीक है, जो राजा का आज्ञा। कहा कि अगले दिन संदेश पूरा दिल्ली में भेजा दिया कि कोई भी सब व्यक्ति दिल्ली को खाली कर दे, अब हम लोग दौलताबाद जा रहे हैं और वहीं पे रहेंगे। सब कोई दिल्ली को खाली कर दिया।
और 3-4 दिन के बाद कहा जाता है कि जब सुल्तान आया वहाँ पर घूमने के लिए, तो एक अंधा और एक लंगड़ा दिल्ली में बच गया था। उनसे पूछा गया कि तुमने क्यों नहीं दिल्ली को खाली किया? तो अंधा कहा कि हमको दिखाई नहीं देता है, लंगड़ा बोला कि हम चल नहीं सकते हैं। तो फिर वो अंधा और लंगड़ा दोनों को घिसिया करके ले गया वहाँ हाँ, दौलताबाद। तो ये था इसकी कहानी। तो इन्होंने राजधानी परिवर्तित किया था, लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद में वहाँ पर भी वो शख्स चैन से नहीं रह पाया। असफलता का बादशाह इसलिए तो उसको कहा जाता है। चलिए, और यहाँ हम लोग इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बनाया था? दौलताबाद बनवाया था। हाँ, कार्य पूर्णतः असफल रहा। उन्होंने जो भी काम किया क्या था? असफल था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद नगर की स्थापना किया। यादव नरेश भिल्लम 1887 से 91 ईस्वी में की थी। दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया, ऑप्शन में जब नहीं रहेगा दौलताबाद तो क्या बताना है? देवगिरी। दौलताबाद नाम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था। दौलताबाद नाम किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर देखिए सैयद व लोधी वंश। अब हम लोग लोधी वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर क्रम के अनुसार आपको सजाना है। हमको पता है कि दिल्ली वंश में जो क्रम है उनका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। क्या? गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। अब देखिए इस ट्रिक से कैसे फटाफट आप सबको याद कर लीजिएगा। गुलाब से याद रखना है गुलाम। क्या याद रखना है? गुलाम। अच्छा, गुलाम वंश को ही हम लोग कहते हैं इलबारी वंश, या कहते हैं दास वंश, या इसी को कहते हैं मामूलक वंश। तो 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। खिलाओ से याद रखना है खिलजी वंश। इसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश कहाँ है? ऑप्शन 5 में। तो 4, 5 गुलाब खिलाओ तुम से याद रखना है तुगलक वंश। तुगलक वंश कहाँ है? 1 पर। तो 4, 5, 1, 4, 5, 1 तुम सेंट से याद रखना है सैयद वंश। तो सैयद कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर। 4, 5, 1, 3 सैयद वंश। लो से याद रखना है लोधी वंश। लोधी कितना पर है? 2 नंबर पर। तो लोधी कितना पर है? 2 नंबर पर। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका क्या आ गया? 4, 5, 1, 3, 2। तो यहाँ आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? 4, 5, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप, मिल रहा है 4, 5, 1, 3, 2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। रोज़ क्लास का वीडियो वहाँ अपलोड कर दिया जाता है। इतिहास की दुनिया 99 लिख करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लीजिए इनका कार्यकाल के बारे में। प्रश्नगत वंशों का क्रम यहाँ निम्नवत दिया गया है। इलबरी तुर्क, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं, या दास वंश कहते हैं, या मामूलक वंश कहते हैं। ये 1206 से 1290 तक चला। अब खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। 1290 से 1320 तक चला। और 1320 से 1414 लगभग 94 वर्ष तक चला। कौन वंश? तुगलक वंश। और दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश पूछेगा कौन सा था? यही तुगलक वंश था। कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। उसके बाद में सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला। इसका स्थापना पूछेगा कौन किया था? खिद्र खां। कौन किया था? खिद्र खां। लोधी वंश 1451 से 1526 के बीच में हुआ था। और लोधी वंश का जो स्थापना किया था, कौन किया था? तो आपको बताना है बहलोल लोधी। कौन किया था? बहलोल लोधी। चलिए, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश जो स्थापना किया था वो किया था बहलोल लोधी। कौन किया था? बहलोल लोधी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहलोल लोधी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर लोधी वंश की स्थापना की। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश का अगर कार्यकाल पूछेगा कब से कब तक रहा था, तो 1451 से 1526 तक। लोधी वंश ने पूछेगा किस शासक को हराकर अपने वंश की स्थापना किया था, तो आपको बताना है बहलोल लोधी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को हराकर इन्होंने लोधी वंश का स्थापना कर दिया। बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा, लोधी वंश का अंतिम शासक पूछे या सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो आपको क्या बताना है? इब्राहिम लोधी।
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये सिकंदर लोदी वही है जिन्होंने आगरा शहर को बसाया था। कौन शहर, आगरा शहर को बसाया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक कौन, राइट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया गया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अच्छा, पानीपत का युद्ध पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इब्राहिम लोदी हारा और बाबर जीत गया, बाबर जीत गया था। तो आपको ये बात याद रखना है। तो जिसमें क्या होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर उसके बाद मुगल वंश का आगमन हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया था उस भारत में कौन सा वंश चल रहा था, तो आपको यही लोदी वंश बताना है। और लोदी वंश का कौन शासक था, इब्राहिम लोदी था। आपको ये बात याद रखना है। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। आपको पता है कि पानीपत के युद्ध में ये मारा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। कौन किया था, वो किया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने भूमि को पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया। इसने चुंगी तथा व्यापारिक कर को हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। अभी भी मैंने आपको बताया कि आगरा शहर को भैया कौन बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। कौन बसाया था, सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। सिकंदर लोदी का अगर शासनकाल की बात किया जाए 1489 से 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया। पूछेगा कि किस डेट में आगरा शहर का स्थापना किया था, आपको क्या बताना है, 1504 में इन्होंने किया था। और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया था। और अपनी राजधानी पूछेगा दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित किया था, तो 1506 में किया था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में तजिया निकालना बंद कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस लोदी शासक ने या किसने मुहर्रम में तजिया निकालना बंद कर दिया था, तो सिकंदर लोदी ने करवा दिया था। तथा मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया गया था इसी के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया। अच्छा, चालीसा, तुर्कों का समूह चालीसा क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं तुर्कानी ए चहलगानी। क्या कहते हैं, तुर्कानी ए चहलगानी। और इसका स्थापना पूछेगा, तुर्कानी ए चहलगानी का स्थापना शुरुआत में कौन किया था, तो इसका स्थापना किया था, पीछे मैं बता करके आया हूँ, किया था इल्तुतमिश ने। कौन किया था, इल्तुतमिश ने। जो 40 तुर्की अमीर का समूह होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, तुर्कानी ए चहलगानी। उसी को यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, क्या लिख दिया, गुलाम तुर्कों का समूह, जिसे 40, इसमें 40 लोग शामिल हुआ करता था। इन 40 लोग को मारकर गद्दी पर कौन बैठा था, बलबन बैठा था। तो समाप्त कौन किया, बलबन ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी भारी है, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक जब आपको पता रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समीप चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह समूह सुल्तान के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का केंद्र था। बलबन स्वयं समूह चालीसा का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था। और कहा जाता है बलबन ने लाशों की सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की। अच्छा, राजस सिद्धांत कौन दिया था, बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम क्या है, गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजस सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। उसके राजस सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे, राजवंशज अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजस्व को देवीय संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो कौन बोला था, तो गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन ने बोला था। नियामत एक खुदाई होता है, अतः इसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। पैगंबर के पश्चात है। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राजस्व का अधिकार बनाना चाहा। नेक्स्ट प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी।
अच्छा, चचनामा, जिससे हमको मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी मुसलमान है, जो भारत पर जो हमला किया था, उनके बारे में सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चचनामा जा कर के पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन 28 कहता है कि चचनामा के अनुसार 26-27वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या हुआ करता था? तो सिंधु को उस समय कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अरोड़ कहा जाता था। इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? अरोड़, अरोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चचनामा नाम सिंध के राजा चच से लिया गया है। यह सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी संस्करणों से प्राप्त है। इस ग्रंथ में उल्लिखित है कि अरोड़ 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी के रूप में विद्यमान था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनबी का सामना किया था? किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनबी, वो सन की इन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे फेमस आक्रमण कौन था? गुजरात का सोमनाथ मंदिर। कौन था? गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनबी का सामना किया था? तो आपको बताना है विद्याधर। क्या बताना है? विद्याधर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। चलिए यहाँ जान लेते हैं हम। वर्ष 1019 तथा 1022 में मोहम्मद गजनबी द्वारा किए गए आक्रमण का चंदेल शासक विद्याधर द्वारा सफलतापूर्वक विरोध किया गया था। इन्होंने 1027 में मालवा के शासक राजा भोज और त्रिपुरा के शासक गंगदेव को परास्त किया था। विद्याधर मुख्य रूप से कलिंजर, जोजाक भक्ति, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है। क्या है? यह एक मस्जिद है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा को कौन बनाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था, जिसको तोड़ करके क्या बना दिया गया? अभी मस्जिद बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। पूछेगा कि यह कहाँ है? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अच्छा, राजस्थान के अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय पूछेगा किसको कहते हैं? तो अजमेर को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1194 में निर्मित एक मस्जिद है। इसके निर्माण के पूर्व एक संस्कृत विद्यालय था। मैंने अभी भी जस्ट कहानी में बताया कि 2.5 दिन के झोपड़ा पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था, जिसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? मस्जिद में। जिसके दीवारों पर हरिकेली नाटक उद्धित था, जिसे मोहम्मद गोरी के आदेश पर ऐबक ने नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया और मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार को कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आपको ये बात तो पता ही होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो दोस्तों पूरा किया गया था, क्वेश्चन क्या कर रहा? पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार निर्माण का कार्य गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1193 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में प्रारंभ किया गया था। बाद में इल्तुतमिश द्वारा इसकी 3 मंजिल तथा कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं और 6ठी मंजिल का निर्माण कराया गया। हाँ, इसका जो है कि पूछेगा कुतुब मीनार पर 3री मंजिल कौन बनवाया था? इल्तुतमिश ने। 5वीं और 6ठी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार को कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ ऑप्शन में ए दिया है, तो इल्तुतमिश दिया है, गलत दिया है, तो आप लोग चौंकिएगा मत। चलिए नेक्स्ट है अगला। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था? तो दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। अच्छा, दारुल इस्लाम, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। दारुल हर्ब, पहले समझिए, दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब होता है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम मतलब हिंदू को कन्वर्ट करना है मुस्लिम में, तो दारुल इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म का बात कर रहा है यहाँ पर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था? इल्तुतमिश के काल में। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। दारुल इस्लाम का अर्थ ऐसा क्षेत्र से है जहाँ इस्लाम का शासन चलता है। सर्वप्रथम भारत में दिल्ली शासक इल्तुतमिश ने अपने राज्य को दारुल इस्लाम के भाग के रूप में माना था। ध्यातव्य कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पूछेगा वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? तो इल्तुतमिश को ही कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध
प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ को आरंभ करवाया? नवरोज़ का त्यौहार कौन आरंभ करवाया था? वो करवाया था गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का आरंभ सल्तनतकालीन शासक बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त बलबन ने सिजदा व पाबोस की प्रथा, सिजदा मतलब अस्सलाम वालेकुम जो सर झुका के किया जाता है, तो ये प्रथा हुआ करता था पहले के ज़माने में, राजा महाराजा को इज्जत देने के लिए किया जाता था। तो सिजदा व पैबोस की प्रथा की प्रारंभ की गई। बलबन इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल का सदस्य था और अपने शौर्य व विवेक से शासक बना था। नेक्स्ट है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दिनार में किसको खरीद के लाया था? तो हजार दिनार में खरीद के लाया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर को जो है जलालुद्दीन खिलजी खरीद करके लाया था। कितना में? हजार दिनार में। इसलिए मलिक गफूर को क्या कहते हैं? हजार दिनारी। और मलिक काफूर क्या था? एक हिंदू जाति का हिजड़ा था। आपको ये बात याद रखना है। जो किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का था। चलिए, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध गुलाम व सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान नुसरत खान से इसे 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण से इसे हजार दिनारी कहा जाता है। इसे सुल्तान के दुष्ट प्रतिभा के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी की दक्षिण विजय में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, दक्षिण भारत को जीतने वाला सुल्तान पूछेगा कौन था, तो आपको यही बताना है कि औरंगजेब भी नहीं दक्षिण भारत को जीत पाया था, लेकिन ये जीत लिया था। आपको याद रखना है। चलिए, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? खलीफा की शक्ति का विरोध कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम पूछेगा, क्या था? तो अली या गुरसाप। अली या गुरसाप पूछेगा, किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को कई नाम से पीछे मैंने आपको बताया, युगों का विजेता, दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी, सल्तनत युग का अकबर। तो ये सब नाम से हम किसको जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को नाम से जानते हैं। दूसरा सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दोआब कर में वृद्धि कर दिया था। तो ये सब हम पीछे आपको बता करके आए हैं। चलिए, बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ किया था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली पीछे कहानी में आपको बता करके आया हूँ। सुई से भी छोटा, सुई से भी बड़ा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होता था? बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए मलिक काबुल को शाहाना का बाजार अधीक्षक नियुक्त किया, जिसके नेतृत्व में बाजार की कीमतें निश्चित की गई और इस मूल्य पर वापसी अपना माल बेचने के लिए विवश थे। मतलब सुई से भी छोटा कोई भी वस्तु होगा बाजार में, या सुई से भी बड़ा कोई वस्तु होगा, तो सबका मूल्य क्या होगा? समान होगा। रसगुल्ला लीजिए तो 1 टका में, कुछो लीजिए तो आपको 1 टका में, सबका मूल्य क्या होगा? समान होगा। अर्थात अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजे टके सिर खाजा। ऐसा ही कुछ था। चलिए, नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नेतृत्व किया? वो कौन सुल्तान था जो साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष सेना का नेतृत्व किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े पर दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, ये सब का शुरुआत किया। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और कुशल शासक था। इसने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और वह देवीय अधिकार के इतिहास में विश्वास करता था। सुल्तान खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया मानने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली और विशाल सेना रखी थी। सैनिकों की नियुक्ति की प्रभारी आरिज ए मुमालिक था। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजी मालिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था तुगलक वंश का। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसी गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जो आगे राजा बना था। और मोहम्मद बिन तुगलक का राजनीतिक गुरु पूछेगा कौन था? इसका गुरुजी कौन था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। पूछेगा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया था। और मंगोल को किसने बार बार पराजित किया था? तो तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने। इस कारण से वह
मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की नींव डाली और तुगलकाबाद शहर को ही अपनी राजधानी बसाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? अच्छा, नहरों का निर्माण बोले या बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान, या बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान पूछेगा कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक आपको आंख मूंद के लगा देना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, इसी के समय में दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम था? अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने महाभारत का अनुवाद करवाया फारसी में। महाभारत का अनुवाद फारसी में करवाया। पूछेगा किस नाम से, तो आपको बता रजनामा के नाम से। किस नाम से? रजनामा के नाम से। भैया बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब प्रश्न, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। चलिए अब यहाँ पर फिलहाल आप डिस्कशन देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही था। अब हम लोग देखते हैं डिस्कशन। तो तुगलक वंश के शासन मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया था, परंतु सर्वाधिक मात्रा में नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। अंग्रेज इसे सिंचाई विभाग का जनक कहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंचाई विभाग का जनक अंग्रेज किसे कहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक को कहते थे। इसने 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर व हिसार की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक मुस्लिम शासक था जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। कालांतर में मुगल वंश की स्थापना के बाद अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने राज्य के खर्च पर हज यात्रा का प्रबंध किया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू पर तो लगाया था और साथ साथ ब्राह्मण और अपंग से भी जजिया कौन लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर केवल हिंदू देता था और जो अपंग व्यक्ति होता था, जो ब्राह्मण होता था, वो पे नहीं करता था। लेकिन ब्राह्मणों से भी जजिया कर कौन पूछेगा कौन लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक लिया था, यानी FST लिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था, आपको ये बात याद रखना है। और फिरोज शाह तुगलक जो था हिंदू को कहता था जिम्मी। क्या कहता था? जिम्मी कहता था। जिम्मी का मतलब होता है हिंदू। तो ऑप्शन में अगर पूछेगा कि जजिया कर किससे लिया जाता था, अगर वहाँ पर हिंदू ना रहे, जिम्मी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिम्मी का अर्थ क्या होता है? हिंदू होता है। चलिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? दोस्तों तैमूर, बाबर किसका वंशज था? ये तैमूर का वंशज था। किसका वंशज था? तैमूर का वंशज था। और अगर बात करें तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में। तैमूर जो था, इसका वास्तविक नाम क्या था? हाँ, तैमूर लंग। क्या नाम था इसका? तैमूर लंग। ये एक पैर से लंगड़ा था। तैमूर ने दिल्ली में जब आक्रमण किया, वहाँ पे आदमी का गर्दन काट करके मीनार बना दिया। तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व पूर्णतः नष्ट हो चुका था तथा केंद्रीय सत्ता के अभाव में खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता से दौलत खान लोधी को अपदस्थ कर सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश ने सबसे कम समय 37 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला सबसे कम समय के लिए कौन सा वंश था? तो आपको क्या बताना है कि सैयद वंश बताना है। क्या बताना है? सैयद वंश। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित कौन से अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिकंदर लोदी। क्या होगा? सिकंदर लोदी कृषि का वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उसने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनाज के ऊपर से ज़कात नाम कर हटाया था राज्य में कठोर कानून व्यवस्था के माध्यम से व्यापारियों को संरक्षण भी प्रदान किया। इसने भूमि की पैमाइश कराई और इसके लिए गज ए सिकंदरी 30 इंच का जो हुआ करता था, इस नामक पैमाने का प्रारंभ करवाया था। दोस्तों ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सल्तनत युग के सभी वंश का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ क्लास का PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम को जा कर के वहाँ पर आप PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है ITIHASKI दुनिया 99, इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप PDF वहाँ से ले सकते हैं।
फिलहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा, अभी कंप्लीट हिस्ट्री कराने के बाद में मैं आपको पॉलिटिकल कराऊँगा, फिर ज्योग्राफी कराऊँगा, फिर उसके बाद में बायोलॉजी कराऊँगा। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, एक-एक करके मैं सारा एमसीक्यू मैं आपको करवा दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।